हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की क्लास 11th की चैप्टर नंबर 3 को। बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और इसी बुक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो इस बुक का चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड कर दिए हैं और उन्हीं का आज हम आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हम डेली 10 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और धीरे धीरे जिस तरीके से प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि हम लोग विद इन फ्यू मंथ्स एनसीईआरटी पूरी कवर कर लेंगे। आपका बेस एनसीईआरटी से कवर होगा, बाकी एनसीईआरटी खत्म होने के बाद हम लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन आंसर्स भी देंगे आपको। इसी तरीके से हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम के देंगे, एनवायरमेंट में शंकर आईएएस से क्वेश्चन आंसर देंगे। तो आप पूरा का पूरा एक कंप्लीट पैकेज तैयार कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर वाइज। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उससे स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जेंडर डिवीजन। लैंगिक वर्गीकरण या लैंगिक भेदभाव के बारे में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1, it is a form of hierarchical social division that exists in society। देखिए, जेंडर डिवीजन जो होता है, पुरुष और महिला का जो भेद होता है, वो एक तरीके से हायरार्किकल होता है, एक तरीके से ऊपर नीचे के क्रम में होता है। पुरुष ऊपर होंगे, महिलाएं समाज में नीचे स्थान पाएंगी, तो ये हायरार्किकल सोशल डिवीजन होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का पार्ट ये कह रहा है, दूसरा पॉइंट यह है कि इट इज मेयरली बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जो डिवीजन है, जो क्लास डिवीजन है जेंडर बेस, वो केवल बायोलॉजिकल रीजंस पर है। नहीं, ये बायोलॉजिकल रीजंस पर तो बहुत ही कम है या नहीं है, ये बेसिकली है स्टीरियोटाइप्स पर, ये बेसिकली है सोशल एक्सपेक्टेशंस पर। तो हम सेकंड पॉइंट को सही नहीं मानते हैं, केवल फर्स्ट पॉइंट को सही मानते हैं, इसलिए इसमें हम लगाएंगे पॉइंट नंबर ए। सही होगा, करेक्ट होगा केवल और केवल ए, बी सही नहीं हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Which among the following describes the sexual division of labor? श्रमिकों का लैंगिक भेदभाव, सेक्स, श्रमिकों का लैंगिक वर्गीकरण, इससे क्या समझ? प्रोविजन ऑफ जॉब्स फॉर द वुमेन ओनली, केवल महिलाओं के लिए कार्य का होना, यानी कि कार्य को देना। दूसरा, डिनायल ऑफ जॉब फॉर वुमेन, यानी महिलाओं को जॉब ना देना। तीसरा, अ सिस्टम वेयर वर्क इनसाइड होम इज डन बाय वुमेन ओनली, एक ऐसी प्रणाली जिसमें घर का काम केवल महिलाएं करेंगी। चौथा, अ सिस्टम वेयर वुमेन इज पेड लेस देन अ मैन, ठीक है, ऐसा जहां पर महिलाओं को पुरुषों से कम पेमेंट मिले। ठीक है, ये बाकी सबको भी आप मोटे तौर पर ये मान सकते हैं कि वो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का पार्ट हो सकता है, लेकिन जो इसका पॉइंट नंबर 3 है, यानी कि घर का जो काम है या घर के अंदर का जो काम है वो केवल महिलाएं करेंगी, ये सबसे बेसिक तौर पर दिखाता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का। ठीक है, यही सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट तौर पर आपको समाज में मिलेगा, इसलिए इसमें हम लोग लगाएंगे सी को। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क। काम के लैंगिक वर्गीकरण के बारे में विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1 है, इट इज अ सिस्टम वेयर वुमेन डू नॉट डू ऑल वर्क इनसाइड होम सच एज कुकिंग, टेलरिंग, क्लीनिंग एटसेट्रा, यानी कि घर के अंदर के सारे काम, खाना बनाना, कपड़े सिलना, सफाई करना, ये सब महिलाएं करती हैं। पॉइंट नंबर 2 है, इवन इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट these works are done by women। देखिए, होटल और रेस्टोरेंट में भी महिलाएं ये काम करती हैं, लेकिन ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क में नहीं आएगा, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट्स में पहली बात तो वो अपनी विल और विश से जाकर के काम करती हैं, दूसरी बात वहां पर पेड लेबर होता है। ठीक है, होम में जो काम करती हैं महिलाएं वो अनपेड होता है और सारा काम वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही है। स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, स्टेटमेंट ए करेक्ट है, तो हम ए पर लगाएंगे, 1 ओनली पर लगाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
आज का चौथा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फेमिनिस्ट मूवमेंट। महिलावादी आंदोलनों के बारे में आपको विचार करना है। पहला पॉइंट, these movements are restricted to enhancing political and legal status of women। देखिए, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, जो महिलावादी आंदोलन है, महिला आंदोलन है, वो केवल और केवल महिलाओं के राजनीतिक और लीगल स्टेटस के लिए नहीं थे। वो जो है वो उनके सोशल स्टेटस के लिए ज्यादा है, वो इक्वल राइट्स के लिए ज्यादा है, ना कि केवल कानूनी और राजनीतिक अधिकारों के। ठीक है। दूसरा, दे ऑल्सो एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन। हाँ, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, वो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स में महिलाओं के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज को भी इंक्लूड किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है और पॉइंट नंबर 1 रॉन्ग है। So we can go with the B only. Now come to the question number 5। पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट्स पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1, वुमेन पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इज हायर देन अदर कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जितने भी डेवलपमेंटल पैरामीटर्स हैं उनमें हमेशा टॉप पर होते हैं। वहां पर वुमेन पार्टिसिपेशन इन ह्यूमन राइट बहुत अच्छा है। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। जॉब सच एज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यूनिवर्सिटी टीचर्स वर अर्लियर नॉट कंसीडर्ड सुटेबल फॉर वुमेन। पहले ये माना जाता था कि महिलाओं को डॉक्टर, इंजीनियर, यूनिवर्सिटी में टीचर ये सब बनना ठीक नहीं है। ये फैक्ट है और पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता। ठीक है, अब जरूर देखिएगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी हैं और आप पाएंगे उसमें स्वीडन, फिनलैंड वगैरह ये हमेशा टॉप पे रहेंगे। नॉर्वे, जितने भी डेवलपमेंटल इंडेक्स सब में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया। महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी पर आपको चर्चा करनी है। तो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है ये ध्यान से देखिए। तो वुमेन्स का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉइंट नंबर 1 है, वुमेन इन इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट्स लेस देन 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। देखिए, 33% रिजर्वेशन देने के लिए बहुत लंबे समय से डिमांड हो रही है, लेकिन इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज में इसका कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। आज तक कभी भी 1/3 पार्टिसिपेशन वुमेन्स का पार्लियामेंट में नहीं हुआ है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स for 1/3 reservation to women at parliament and state legislature। देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि पार्लियामेंट में लंबे समय से पेंडिंग है, स्टेट लेजिस्लेचर में भी ये पास नहीं हुआ है। तो ये दोनों ही बात, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि 1/3 रिजर्वेशन जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में दिया गया है, 23rd और 74th अमेंडमेंट। ठीक है, तो भारत में ये दोनों बातें हैं। आप जो सेकंड बात है वो गलत है, फर्स्ट सही है, तो आप बेझिझक ए लगाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज इट्स ऑफिशियल और स्टेट रिलीजन। इंडिया किसी भी रिलीजन को अपना ऑफिशियल या स्टेट रिलीजन नहीं मानता है। सेकुलरिज्म का जब डिस्कशन किया था तो मैंने आपको बताया था यही इंडिया के लिए सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है, तो बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, इन इंडिया देयर इज कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। धर्म और राजनीति में पूरी तरीके से सेपरेशन है, इंडिया में नहीं, ये गलत है। भारत में रिलीजन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेपरेशन तो नहीं, इसलिए इसमें केवल 1 करेक्ट है, सेकंड करेक्ट नहीं है। गांधी भी मानते हैं कि पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 8 गलत होगी। क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता के बारे में विचार। इट इज कॉन्सेप्ट वेयर वन रिलीजन इज प्रोजेक्टेड एज सुपीरियर देन अदर रिलीजन। ठीक है, ये एक ऐसी अवधारणा है जो मानती है कि एक धर्म दूसरे धर्म से सुपीरियर है, तभी आप सांप्रदायिक हो सकते हैं। तो सांप्रदायिकता की ये बेसिक रिक्वायरमेंट। पॉइंट नंबर 2, दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म्स। यानी कि ये सामान्यतः तभी होता है कि जब धर्म राजनीति में एक विशेष समूह
विशेष राजनीतिक दल और राजनीतिक आइडियोलॉजी के साथ जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सांप्रदायिकता का यह रूप आप देखते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स कैन टेक विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स? भारत में राजनीति में सांप्रदायिकता कौन सा फॉर्म ले सकती है, किस रूप में आ सकती है? पहला, फॉर्मेशन ऑफ प्रिजुडिस, स्टीरियोटाइप ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड बिलीफ्स ऑफ सुपीरियरिटी। जो पूर्व धारणाएं हैं, स्टीरियोटाइप है रिलीजियस कम्युनिटीज में, वो होगा, वो बनाया जाएगा, और सुपीरियरिटी की भावना, विश्वास बनाया जाएगा। बिल्कुल सही। पॉइंट नंबर 2, पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजन। एक धर्म राजनीति में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, उस धर्म को मानने वाले राजनीति में डोमिनेट करेंगे, ये कम्युनलिज्म का दूसरा कैरेक्टर। तीसरा, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स। जो धर्म के विचार हैं, जो धार्मिक विचार हैं, उसी के हिसाब से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, आप प्रैक्टिकली इसको इंडिया में देख भी सकते हैं समय समय। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं, सो वी विल गो विथ डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 10वां क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन स्टेट। भारतीय राज्य के बारे में विचार कीजिए। पहला, इट डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। बिल्कुल करेक्ट है, भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। पॉइंट नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। यस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 में आपको किसी भी तरीके के धर्म की प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन आदि का अधिकार देता है। पॉइंट नंबर 3, the constitution does not prohibit discrimination on the basis of religion। जी नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो है उसका डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ आपने बार बार सुना होगा, ये पॉइंट तो गलत हो गया। पॉइंट नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज स्टेट टू इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर्स फॉर ensuring इक्वालिटी विद इन द रिलीजियस कम्युनिटीज। यानी कि धार्मिक समुदाय के मध्य इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए स्टेट इंटरवीन कर सकता है। हिंदू सोशल रिफॉर्म्स, हिंदू लीगल रिफॉर्म्स के मामले में आपने ये चीज देखी है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में। तो चौथा पॉइंट भी सही है। तो 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। हम लोग इसमें लगाएंगे सी। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने ये 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं चैप्टर नंबर 3 के। इसके बाद हम लोग कल करेंगे चैप्टर नंबर 4, आप लोग उसको तैयार कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद, कल हम लोग फिर मिलते हैं अगले चैप्टर से। थैंक यू।